जैसे कि कुछ पेशेंट इस तरीके के होंगे, जैसे ही मौसम बदलेगा उनकी छींक और खांसी शुरू हो जाएगी। कई बार इसमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस भी हम देखते हैं कि पेशेंट के लंग्स में मौजूद हैं। तो इस वक्त में क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए एस्थमिक पेशेंट्स, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट्स आते हैं, मतलब अगर हिम्स प्रीमियर में आ रहे हैं तो यहाँ किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा और कितने समय तक ट्रीटमेंट करेंगे आप? नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि सर्दियां हैं और आशा है कि आप लोग अभी अपने ही बिस्तरों में बैठ के इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है जिन्हें एस्थमा है, क्योंकि आप जिसे ठंड समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉल्यूशन हो सकता है, और सांस लेने में अगर आपको थोड़ी देर के लिए समस्या आने लग जाए तो आपको वो दिक्कत समझ आए जो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए होता है, जो वो लोग आम जीवन में भी वो दिक्कतों का सामना करते हैं। बहरहाल, क्या अस्थमा का ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ लगातार दवाइयाँ लेना ही है, या फिर ये आजीवन चलने वाला प्रोसेस है? क्या वो आपको हमेशा आपके हाथ में पंप लेकर ही चलना पड़ेगा? ये सारे बहुत ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज के इस खास प्रोग्राम में आपको दिया जाएगा। और अभी हम यानी कि नेशनल खबर की टीम जो है वो मौजूद है हिम्स प्रीमियर गुड़गांव में। तो हमारे साथ हमारी डॉक्टर मौजूद होंगी, डॉक्टर आशु, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो जब हम एस्थमा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपके जैकेट से मुझे ये और लोगों को समझ आएगा कि बहुत ठंड है, तो ये बताइए कि एस्थमा के पेशेंट्स के लिए क्यों ये समय बहुत ज़्यादा कठिन है? अस्थमा बेसिकली अगर आयुर्वेद की नज़र से देखा जाए तो उसे कास रोग या श्वास रोग से हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो अस्थमा जो डिजीज़ है उसके अंदर आपका जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा हैम्परमेंट हम देखते हैं कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ठंड में वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि आयुर्वेद वर्क करता है 3 फैक्टर्स पे, जो कि है वात, पित्त और कफ। उसमें से जो कफ का फैक्टर है उसको हम कास श्वास में बढ़ा हुआ मानते हैं। तो जो कफ होता है उसके अपने कंपोनेंट्स देखे जाएं तो वो भी ठंडे हैं, और अगर हाल फिलहाल में देखें तो मौसम भी बहुत ठंडा है। तो इसी कारण जो ये ठंड का मौसम है इसमें जो एस्थमिक पेशेंट है उनके लिए टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। जैसे जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, हमेशा ज़्यादातर उनके हाथ में या उनके सामान में वो एक पंप उनके साथ मिलता ही है, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो पंप आजीवन चलता रहे? वो पंप आजीवन नहीं चलेगा। बेसिकली जो एस्थमिक पेशेंट होते हैं उनके साथ समस्या ये होती है कि वो सांस बहुत खिंच खिंच के लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनका जो ल्यूमेन है, जो उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो उनको अलाउ ही नहीं करता कि वो नॉर्मली सांस ले पाएँ, इसीलिए हमेशा उनके पास पंप रहता है। तो आयुर्वेद इसके अंदर कहता है कि ना ही सिर्फ कफ बल्कि इसमें वात भी आपका यानी एयर एलिमेंट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़। तो हम उसके अंदर कहते हैं कि बाकी सब तो ये कहेंगे कि कफ है तो आप चिकनाहट नहीं खाएं, पर आयुर्वेद कहता है कि अगर कफ भी है और वात भी है तो उसके लिए आपको घी का प्रयोग, उसमें भी गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारा अप्रोच रहता है। पेशेंट को ये सुझाया जाता है कि गाय के घी की 2-2 ड्रॉप्स आप अपने नाक में डाल के सोइए, जिससे आपका जो ट्रैक्ट है उसका ल्यूमेन खुले, उसमें चिकनाहट यानी अंक्शुअसनेस आए और आपको जो सांस लेने का आपका पाथ है वो वाइडन अप हो। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पंप हटाया जा सकता है। अभी जैसे आप जो है एक रीज़न भी बता रहे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउ नहीं करता है, तो क्या कारण है कि किसी भी व्यक्ति को अस्थमा होता है, और क्या ये बाय बर्थ ही होता है? कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ये वैसे तो बाय बर्थ अस्थमा एज सच नहीं होता है, बट जिन पेशेंट्स को होता है या तो उनकी फैमिली हिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व होती है कि उनके मदर फादर या क्लोज रिलेशन में किसी को हो, तो वो सेम जीन्स उनमें कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। अदरवाइज जिन पेशेंट्स को टाइम के साथ ये होता है, आप देखेंगे तो उनके इर्द गिर्द कुछ एनवायरनमेंट इस तरीके का होता है जो कि उनको अस्थमा कॉज करे। जैसे कि कुछ पेशेंट इस तरीके के होंगे, जैसे ही मौसम बदलेगा उनकी छींक और खांसी शुरू हो जाएगी। तो वो छींक और खांसी जो शुरू होती है धूल से, हवा से, खासकर ठंडी हवा से, ठंडे मौसम से, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ धीरे धीरे पहले ट्रिगर होना शुरू होती है, और उसके बाद ये क्या करेगी कि ये परमानेंट आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक जगह बना लेगी। कई बार इसमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस भी हम देखते हैं कि पेशेंट के लंग्स में मौजूद हैं। तो ये कुछ कारण है अस्थमा होने के। बाय बर्थ इसको देखा कम गया है, अदरवाइज़ ये आप लाइफ के साथ आगे चल के अडेप्ट करते हैं, जिसमें ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, बट आपका ऑब्वियसली वेदर, ऊपर से धूल मिट्टी और साथ में आपका पॉल्यूशन, ये सब इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है।
कि अभी का समय जो है वो पॉल्यूशन का समय ज़्यादा है और ठंड का क्योंकि धीरे धीरे वो जो समय है वो धीरे धीरे अब कम होता चला जाएगा क्योंकि पॉल्यूशन बहुत एक चीज़ मैटर करती है। तो इस वक्त में क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए एस्थमिक पेशेंट्स? जो एस्थमिक पेशेंट हैं ठंड में भी और पोल्यूशन में भी जो मेजर प्रिकॉशंस, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप छोटे छोटे प्रिकॉशंस जो हैं वो ले सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप चाहें तो पहले तो अपने माउथ को कवर करके रखें। जिस मौसम में या जहाँ आपको दिखे यहाँ धूल ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, धूल मिट्टी है या फिर धुआं ज़्यादा है, वहाँ आप अपने माउथ को कवर करके रखें ताकि वो आपके रेस्पिरेटरी जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है बेसिकली उसको इरिटेट नहीं करे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं अस्थमा के कारण आप उनको बिना एलोपैथिक ट्रीटमेंट के भी ट्रीट कर सकते हैं आयुर्वेदा में रह के। जैसे कि मान लीजिए जो एस्थमिक पेशेंट होते हैं उनको खांसी या सांस लेने में इतनी तकलीफ होगी कि चेस्ट में पेन होगा, यही एक कारण है कि वो भाग के अपना पंप निकालते हैं और उसे यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी जगह आप आयुर्वेद के अंदर जो सेंधा नमक होता है यदि उसको तिल के तेल में आप गर्म करके उसकी मसाज करें तो वो आपके विक्स वेपोरब जितना ही कारगर है। और उसके अलावा वासा अवलय इस तरीके की एक आयुर्वेदिक दवाई है जो सुझाई गई है, जो कि यदि अस्थमा और अस्थमा के अलावा जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं यदि उनमें लिया जाए, जो कि च्यवनप्राश जैसी कंसिस्टेंसी का होता है, उसी कलर का होता है, क्योंकि वासा एक डेडिकेटेड मेडिकेशन है, यानी कि आयुर्वेद की भाषा में गए तो एकल औषधि है आपके अस्थमा या फिर कास के किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने की। यदि उसका सेवन हम च्यवनप्राश की जगह वासा अवलेह का करना शुरू करें तो वो परमानेंटली भी इस डिजीज़ को आपसे खो सकता है और उसके साथ में आपका जो ट्रैक्ट है वो परमानेंटली हेल्दी भी हो सकता है। ये जो वासवले आप बता रहे हैं कहाँ उपलब्ध हो सकता है? जो वासा अवलेह है वैसे तो सबसे बेस्ट हम कहेंगे कि एवीपी यानी कि आयुर्वेद वैद्य फार्मेसी जो है उनका सबसे अच्छा है, तो ये आपको अपने नियर बाय किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज जो कोटकल फार्मेसी है जो कि दिल्ली में दरियागंज, पहाड़गंज और यहाँ पे यानी कि सेक्टर 42 के अंदर भी केरला शॉप के नाम से कोटकल के नाम से है, तो यहाँ पे और साउथेक्स में भी है दिल्ली में। तो जो नियर बाय लोग हैं वो यहाँ से इसको अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसे एस्थमेटिक पेशेंट्स आते हैं मतलब अगर हिम्स प्रीमियर में आ रहे हैं तो यहाँ किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा और कितने समय तक ट्रीटमेंट करेंगे आप? वैसे तो हम इन पेशेंट्स के लिए कहते हैं कि आप 7 to 10 डेज़ पहले आएँ, बिकॉज इससे नीचे उन्हें कुछ भी प्रॉमिस करना हमारे लिए भी टफ टास्क है। ऑब्वियसली कोई भी बीमारी कल के कल नहीं आई है और वो कल के कल नहीं जाएगी, तो जिस तरह वो आई है उसी तरह उसको भेजने के लिए 10 दिन हम यहाँ पे रिगरस जो थेरेपीज़ और हमारी डाइट है उससे हम पेशेंट को बेनिफिट करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने अभी आपको सेंधा नमक और तिल तेल की मसाज बताई वो हम यहाँ भी करते हैं। उसके साथ में हम पेशेंट को स्टीम यानी कि स्वेदन देते हैं, क्योंकि उस तेल को पेनिट्रेट कराने के लिए जब हम बाहर से स्टीम देंगे तो आपका पसीना बाहर आएगा और ऑयल अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा। तो ये एक तरीका है। और उसके अलावा जो हमारी डाइट है उसमें तरह तरह के काढ़े जो कि गर्म रहेंगे तासीर में, जो कि कफ को घटाएंगे, क्योंकि वो ठंडा है तो बिल्कुल अपोजिट हम गर्म ट्रीटमेंट करेंगे, जिसके अंदर काली मिर्च है, लौंग है, आपकी तुलसी है जिसको हम कच्चा सुबह खाने के लिए कहते हैं हमारी डाइट के अंदर, तो ये चीज़ें भी उसमें हेल्प करेंगी। रादर देन तुलसी की चाय के हम कहेंगे कि आप तुलसी का अर्क ले लीजिए। सो बस यही छोटे छोटे ऑल्ट्रेशंस हैं जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ या एलोपैथी के अलावा यहाँ पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशु। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो ये थी पूरी जानकारी अस्थमा को लेकर। और अगर आप भी एक एस्थमेटिक पेशेंट हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियों का मौसम तो है ही लेकिन साथ ही पॉल्यूशन भी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में जिस तरीके के प्रिकॉशंस डॉक्टर द्वारा बताए गए हैं, अपने मुंह को ढकिए और जो गर्म चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश कीजिए, जिस तरीके की औषधियों का भी प्रयोग करने की बात जो है कही गई है। तो अगर आप उपयोग कर रहे हैं लंबे समय से तो उसके क्या फ़ायदे हैं ये आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नाशा खबर के साथ बने रहिए।